सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में आयात में डैश तक गिरावट आने की उम्मीद है। तो देखिए, ये बजट जो है 2020-21 का है, तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप 2022-23 या 23-24 का करके जाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बजट 2023-24 इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप करके जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर हो जाएगा 11.3%, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो रेपो रेट क्या है। अब देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारे एग्जामिनेशन में आपको इस रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स का ये टर्म है। तो रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई, जिस पर क्या, आरबीआई, ध्यान से समझिएगा, जिस पर आरबीआई कहने का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश में बैंकों को, जो भी बैंक होते हैं, बैंकों को उधार देता है। रेपो रेट में वृद्धि का उद्देश्य क्रेडिट को महंगा बनाना है। बैंक आमतौर पर बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल देते हैं और कर्ज महंगा हो जाता है। तो ये सिनेरियो बनता है रेपो रेट में, ठीक है। तो समझ में आ गया, आरबीआई क्या करता है, बैंकों को क्या करता है, पैसे देता है, उधार देता है, ठीक है। अब सेम इसका मतलब रिवर्स कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक जो होते हैं, भारत के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक, देश के भीतर जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जो भी वाणिज्यिक बैंक हैं, उनसे उधार लेता है। पहले तो रेपो रेट में क्या कर रहा था, वो बैंकों को उधार दे रहा था। अब ये क्या करेगा, आरबीआई बैंकों से उधार लेगा। यह एक मौद्रिक नीति साधन है जिसका उपयोग देश में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है ये एक प्रायद्वीपीय नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय जल निकासी की प्रमुख नदी प्रणाली कौन कौन सी है, तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और लूनी, ये सारे के सारे क्या हैं, आप कह सकते हैं ये प्रायद्वीपीय जल निकासी की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का निर्माण कैसे होता है, तो लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से, ठीक है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक का टर्म है। अब दिया हुआ है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। तो मैंने बताया ना, लोकसभा, राज्यसभा और क्या, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट, नाम बदलने से पहले किसका नाम, माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था। तो इसको जाना जाता था पीक 15, पीक 15 के, यानी कि रोमन अंक में लिखा हुआ है 15, तो पीक 15 के नाम से जाना जाता था, यानी कि माउंट एवरेस्ट से भी पहले। अब देखते हैं इससे रिलेटेड, एवरेस्ट पर्वत, यानी कि नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। संस्कृत में संस्कृत देवगिरी है ना, संस्कृत इसका क्या है, देवगिरी। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी हाइट जो है 8,848.86 मीटर है। यह हिमालय का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है। इसे पहले 15 के, पीक 15 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उस समय 29,002 फीट या कहें 8,840 मीटर थी। देखिए, मीटर में और फिट में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है ना। 29,002 फीट या 8,840 मीटर
मापी गई थी उस समय, जिस समय इसका नाम पीक 15 था। अब इसकी हाइट क्या है वर्तमान समय में? 8,848.86 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उससे पहले एवरेस्ट को, है ना, एवरेस्ट को मैंने बता दिया, नेपाल में सागरमाथा और चीन में कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। चीन में कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है और नेपाल में सागरमाथा के नाम से इस माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट गैट्सबी नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखा? इस क्वेश्चन का आंसर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है एफ। अगर आपको पता है तो आप हिट कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। ठीक है, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। अगला क्वेश्चन है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? तो यहाँ पे ऐसे नहीं समझ पाइएगा आप, यहाँ पे -2 दिया हुआ है, आप ऐसे नहीं समझिएगा इसे। जब तक आप न्यूमेरिकल वैल्यू में इसे कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा। अब देखिए, त्वरण का एसआई पद्धति में उसका मतलब मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब यही जो है ऊपर चला जाएगा तो ms-2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? ms-2 यानी कि जो भी पावर के मतलब बट्टे के नीचे में होता है, पावर जो होता है प्लस में होता है, तो ऊपर जाके क्या होता है? माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका देखिए, सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर पर, सीजीएस पद्धति में। एवं त्वरण का जो विमीय सूत्र होता है m, मीटर का m, और यहाँ मीटर, सॉरी, लेंथ का क्या हो जाएगा? मीटर। तो यहाँ पे m0 दिया हुआ है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, अदरवाइज LT-2 होगा। क्या होगा? LT-2 होगा। मीटर की जो विमीय इकाई होती है, सूत्र होती है, L होती है, और सेकंड को टाइम से यहाँ डिनोट किया जाता है, तो t के पावर -2 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं LT-2 या m0 m⁻0 LT-2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट आपको पहले फाइंड करना होगा फॉर्मूला, फिर उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे, तभी आपको ये आंसर पता होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू था ये। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 का ये पूना पैक्ट था। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या था इसके बारे में, गांधी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट। देखिए, अगस्त 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया। कितने वोट का अधिकार दिया? 2 वोट का। अब आगे फिर क्या हुआ? अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। फिर आगे क्या हुआ? 24 सितंबर 1932 को, यानी कि 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में, कहाँ की जेल में? पुणे की यरवदा जेल में गांधी अंबेडकर के बीच इसे ख़त्म करने के लिए समझौता हुआ था। तो यही है पूना पैक्ट, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक है? बेसिकली ये कामायनी है ना, तो कामायनी के जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं कामायनी के बारे में। कामायनी की रचना कब हुई थी? तो वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कामायनी महाकाव्य की रचना 1936 में श्री जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा हुई थी, ये तो पता होना चाहिए। कामायनी प्रसाद की यह अंतिम काव्य रचना थी। ठीक है। कामायनी में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, है ना, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद नामक 15 सर्ग हैं। ठीक है ना, ये जो कामायनी में है इसमें 15 सर्ग का उल्लेख किया गया है। हर सर्ग में मनु की, यानी मानव की दशा का हृदय स्पर्शी वर्णन, विश्लेषण है, जो जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू पर प्रकाश डालता है। तो कितना बेहतरीन काव्य रचना है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए गलत बोला गया है, इसे भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। तो ऐसा सही है। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, ये भी सही है। इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक को। बट इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। जब इसे लोकसभा से ही मतलब है तो राज्यसभा की तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर में ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। धन विधेयक, अब देखिए धन विधेयक के बारे में आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 आपको हमेशा ध्यान रखना है धन विधेयक से रिलेटेड। ऐसे विधेयक जिनमें सरकार के खर्चों से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें धन विधेयक मनी बिल कहा जाता है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में है, जुर्माने या अन्य धन संबंधी शक्तियों के अधीन अध्यारोपित, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा वह अनुच्छेद है जो संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है। तो आर्टिकल 368, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसके बारे में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद को संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद द्वारा जोड़ा, बदला या निरस्त किया जा सकता है, जो विशेष बहुमत और अनुसमर्थन द्वारा संशोधन से संबंधित है। अब अनुच्छेद 351 क्या कहता है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, यहाँ पे दिया हुआ है ना आर्टिकल 351, यहाँ पे देखेंगे आप आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसे विकसित करे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके और इसमें हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके इसकी समृद्धि को सुरक्षित कर सके। ओके। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के डैश त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए साकेवा, साकेवा त्यौहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम साकेवा क्यों मनाते हैं, बेसिकली हमसे ये तात्पर्य हुआ जो सिक्किम के लोग हैं वो साकेवा क्यों मनाते हैं। तो साकेवा सिक्किम में किरात खम्बू राय समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहारों में से एक है। किस समुदाय, किरात खम्बू राय समुदाय के लिए धरती माता को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। यह भूमि पूजा के बाद सामुदायिक नृत्य और अन्य अनुष्ठानों के साथ शुरू होता है। तो ये था साकेवा त्यौहार के बारे में। अब देखिए एक और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बारा हिमिजोंग। अब देखिए बारा हिमिजोंग क्या है, बारा हिमिजोंग भी सिक्किम में मांगर समुदाय द्वारा मनाया जाता है और वो जो था हमारा साकेवा त्यौहार जो है ये मनाया गया था खम्बू राय समुदाय के द्वारा, किरात खम्बू राय समुदाय के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता था। और बारा हिमिजोंग सिक्किम में मांगर समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इस जनजाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक यह एक ऐसे दिन के रूप में मनाया जाता है जब मांगर लोग विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को करके अपने पूर्वजों और कुल देवताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ आते हैं। इन समारोहों के बाद कई सांस्कृतिक प्रदर्शन और मौके पर प्रतियोगिताएं होती हैं। पारंपरिक मांगर भोजन भी उत्सव का एक अभिन्न हिस्सा है और खाने के शौकीनों और गैस्ट्रोनोम्स के लिए एक विदेशी उपचार प्रदान करता है, ठीक है ना। तो भारत में लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर ये तो अलग हो गया, ठीक है। तो बारा हिमिजोंग के बारे में आपने समझा। अब देखिए लोसर त्यौहार, अब ये लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तिब्बती नववर्ष की शुरुआत में चिन्हित करते हुए लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। न जाने कितने सारे एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो लोसर जो है ये लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, ये आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में ये लोसर फेस्टिवल
मनाया जा रहा है। आगे है लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स डैश टीमें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष बास्केटबॉल, ठीक है, पुरुष बास्केटबॉल। अगला है एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है, तो इसमें 50% का हिस्सेदारी होता है भारत सरकार का। अब देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वे बैंक हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों तथा लघु एवं मध्यम वर्गीय उद्योगों को आर्थिक सहायता देने में, रोजगार के अवसर सृजन करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ साथ देश के समग्र विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। अब भारत में सरकार के निर्देशानुसार 1975 में यानी कि 1975 में क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए। 2 अक्टूबर 1975 को देश में प्रथम चरण में निम्न क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए। पहला उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और मुरादाबाद में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और मुरादाबाद में, हरियाणा के भिवानी में और राजस्थान के जयपुर में। तो ये स्टार्टिंग में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन है राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे, तो वेरी सिंपल, हर्यक वंश के शासक थे, ये आपको पता होना चाहिए। अब वो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया आप ध्यान रखिए। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, तो हर्यक वंश के शासक थे। और हर्यक वंश पूछा जाए हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार ने गृहव्रज को ही अपना राजगृह मतलब गृहव्रज या कहिए राजगृह को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है ना। अब देखिए हर्यक वंश, मगध का इतिहास। हर्यक वंश के मुख्य राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक, ये सारे के सारे रहे हैं हर्यक वंश के मुख्य राजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है, तो पेपरलेस पहला बजट आया था केंद्रीय बजट 2021-22 में, ठीक है ना। भारत का पहला पेपरलेस बजट कौन सा था, तो देखिए सही उत्तर केंद्रीय बजट 2021-22 है। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो कि वर्तमान समय में हमारे वित्त मंत्री हैं, पहला पेपरलेस बजट पेश किया। यह भारत में चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण किया गया था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी पेपरलेस की, क्योंकि उस समय कोविड का टाइम चल रहा था, इस वजह से पेपरलेस बजट को प्रस्तुत करना पड़ा। पेपरलेस बजट पेश करने वाले देश की पहली राज्य सरकार कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी 2021 को विधानसभा में पहला पेपरलेस बजट 2021 पेश किया। उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य है। तो आप समझिए यूपी क्या है, पेपरलेस बजट पास करने वाला, बजट पास करने वाला, ध्यान रखिएगा बजट की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना। अब अगला है निम्नलिखित में से, अच्छा एक और पॉइंट छूट गया यहाँ पे, सन्मुख शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को यानी कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है, तो जल प्रदूषक नहीं है हिमनद। हिमनद जो है ये जल प्रदूषक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्यों हिमनद जल प्रदूषक नहीं है, तो देखिए हिमानी या हिमनद पृथ्वी सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ राशि को कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहमान होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरीके से, यही हो गया हिमनद, ठीक है। हिमनद मतलब क्या है, हिम से जो मतलब बना हुआ एक नदी हो, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिनके नाम पर गोत्र नाम रखा जाता था, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 7 गोत्र कौन कौन से हैं। गोत्र मूल रूप से ब्राह्मणों पुजारियों के 7 वंश खंडों को संदर्भित करता है, जो 7 प्राचीन दृष्टाओं से अपनी व्युत्पत्ति का पता लगाते हैं, जैसे अत्रि, भारद्वाज, भृगु, गौतम, कश्यप, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो ये हो गए 7 प्रकार के गोत्र, ठीक है। फेरम किसका लैटिन नेम है, तो ये लोहा का हो जाएगा, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए जिंक इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल
Zn एंड एटॉमिक नंबर 30। तो जिंक का जो सिंबल है Zn होगा और इसका एटॉमिक नंबर होगा 30, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए निकल है, तो निकल इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद सिंबल Ni, इसका सिंबल हो जाएगा Ni और इसका एटॉमिक नंबर होगा 28। 30 तक तो आपको परमाणु संख्या पता होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसी तरीके से 30 तक आपको एकदम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। अब देखिए आयरन, आयरन इज ए केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल Fe फ्रॉम लेटिन फेरम आयरन। तो इसका जो सिंबल Fe है, आप समझेंगे आयरन तो आई क्यों नहीं, तो इसका जो सिंबल लिया गया है वो है फ्रॉम लैटिन फेरम, लैटिन शब्द है फेरम, फेरम से ही Fe को लिया गया है। एंड एटॉमिक नंबर आयरन का क्या है 26, ये आपको पता होना चाहिए। कॉपर इज ए केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल ऑफ Cu। तो देखिए कॉपर का क्या हो जाएगा, लैटिन नेम इसका क्यूप्रम है, इस वजह से यहाँ पे Cu को रखा गया है इसका सिंबल, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 29, ये आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल 1 to 30 एकदम टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन SBM। स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है, तो ये है तलकोण, इसका तलकोण हो जाएगा। भौतिक राशि जो है तलकोण चाप त्रिज्या के लिए है। अगला क्वेश्चन है द्रव्य की सापेक्ष निर्मलता रिलेटिविटी क्लियरिटी का माप है, यह है आविलता। आविलता द्रव्य की सापेक्ष निर्मलता रिलेटिव क्लियरिटी का माप है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है ये फिजिक्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग द्वारा संकलित सूची के अनुसार डैश 2015 और 2020 के बीच जनसंख्या में 44% की वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला शहर है, तो ये है मल्लपुरम। कौन सा शहर है, मल्लपुरम। मल्लपुरम ऑल्सो ए मलापुरम इज़ अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला। अब देखेंगे, अब आप बोलेंगे जो ये मल्लपुरम है कहाँ, तो ये केरला का ये एक जगह है, ठीक है ना, केरला स्टेट का एक जगह है मल्लापुरम। ठीक है, अगला है पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ये कुछ लोक नृत्य होते हैं हर एक स्टेट के, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला है टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी इजी, विक्रम सेठ। ठीक है ना, उसी तरीके से अरुंधति राय, चेतन भगत, सुधा मूर्ति, इन सब के बारे में भी आप देख के जाइएगा आगामी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करिश्मा यादव को डैश के लिए विक्रम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ये जो करिश्मा यादव है ये किससे रिलेट करती हैं, हॉकी से। इनका जो खेल खेलती हैं वो है हॉकी। करिश्मा यादव इज रिलेटेड टू हॉकी। ओके, तो यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इनसे रिलेटेड जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आप अच्छे से ध्यान रखिए। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन जो भी आपको लगे पूछने लायक है तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।